बच्चों, आपको मैं आज वास्तुकला की कड़ी में, स्थापत्य कला की कड़ी में तुगलक कालीन और सैयद लोदी कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। अलाउद्दीन की स्थापत्य कला के बारे में मैंने आपको बताया था, तब यह बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मौलिक वास्तुकला का प्रारंभ किया। उसने कुछ बेल बूटे, चित्र इत्यादि का प्रारंभ किया, जिससे थोड़ी आकर्षक डिजाइन वास्तुकला पर होने लगी। स्थापत्य कला को थोड़ा समृद्ध करने की कोशिश की। लेकिन तुगलक कालीन स्थापत्य कला में एक नया मोड़ आया। वो ये था कि धार्मिक सरलता ने इसका स्थान ले लिया और अलंकरण कम हो गया। तो इस काल की इमारतें खिलजी युगीन इमारतों से विशाल अवश्य होती थी, परंतु सुदृढ़ नहीं थी। तुगलक कालीन इमारतों में स्तर की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक तरह की गिरावट आ गई थी। सादगी का कारण यह हो सकता है कि तुगलक शासकों के समय शाही राजकोष रिक्त हो गया था। आपको बताया था कि मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, इसलिए उसके समय में किसी तरह का स्थापत्य कला का विकास, वास्तुशास्त्र का विकास, वास्तुकला का विकास नहीं हुआ और उसने टकसाल आदि खोल लिए थे। इस कारण से शाही राजकोष खाली हो गया था, तो स्वाभाविक रूप से वास्तुकला की उत्तरोत्तर जो प्रगति हो रही थी वह रुक गई, स्थगित हो गई थी। इन तथ्यों का समर्थन करते हुए सर जॉन मार्शल के अनुसार तुगलक कालीन भवनों में सादगी और कलाहीनता का कारण मोहम्मद तुगलक के काल से कलाकारों का राजधानी से लोप हो जाना भी था। तुगलक शासकों में निर्माता की दृष्टि से फिरोज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपको पता है कि फिरोज एक वेलफेयर स्टेट स्थापित करना चाहता था। 37 वर्ष का उसका एक लंबा शासनकाल था, जिसमें उसने भवन, नगर, पुल, नहरें बनवाई, कई शहर बसाए। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फरीदाबाद, फरीदकोट, ये सारे ही नगर उसके द्वारा बनवाए गए थे। उसने कई मदरसे, मस्जिदें बनवाई, सराय बनवाए, उसने नहरें बनवाई। उसने हौस खास में स्थित मदरसा भी फिरोज तुगलक ने ही बनवाया था। फुतवात ए फिरोज शाही जो उसकी आत्मकथा है, उसने भी उस स्थापत्य कला का उसमें उल्लेख किया है। फिरोज ने भी समस्त इमारतों को सस्ती सामग्री से ही बनवाया था। उसने ये सोचा था काम होना चाहिए, उस काम की क्वालिटी की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी की ओर ध्यान दिया था। उसने अधिकतर छोटे गुंबदों की इमारतें बनवाई थी, जिनका उनका निर्माण भी हिंदू कारीगरों से नहीं करवाया था। वो उसने जो इमारतें बनवाई थी मस्जिदों की, वो छोटे गुंबदों की इमारतें बनवाई, वो हिंदू क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट्टरवादी था, इसलिए हिंदू कारीगरों को काम में उसने नहीं लिया। इन इमारतों के विषय में डॉक्टर परमात्मा शरण इतिहासकार लिखते हैं कि फिरोज की इमारतों में सादगी और सरलता के साथ साथ दृढ़ता और नीरस उपयोगिता का एक अजीब संयोग था। मतलब क्या था? सादगी और सरलता तो थी, लेकिन नीरस उपयोगिता का एक अजीब एक संयोग था कि उसमें इतना आकर्षण भी नहीं था और धार्मिक पुट भी ज्यादा ही दिया गया था। उसमें कहीं सम्मिश्रण या उसमें कहीं सरलता, सहजता दिखाई नहीं देती है। और रही सही कसर तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी स्थापत्य कला की इमारतें ध्वस्त हो गईं और तुगलक काल में संख्या के स्तर का बलिदान हो गया, यह स्पष्ट हो गया था। अब आता है सैयद और लोदी कालीन स्थापत्य कला। सैयद और लोदी कालीन स्थापत्य कला में मकबरे और मस्जिदें बनवाई गई ज्यादातर, और जो मकबरे बनवाए गए वो 2 टाइप के मकबरे ज्यादा थे। एक 8 पहलू होते थे, मतलब 8 जो लाइनें उसमें होती थी, मतलब 8 ऐसे ऑक्टेव, जो 8 प्रकार के जो है वो साइड होती थी, जिसको अपन कहते हैं जैसे वर्गाकार 4, तो चौकोर हुआ। इस तरह इसका दुगना हुआ तो वो क्या कहलाया? आकार 8 पहलू, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्टेव कहते हैं। तो ऑक्टेव जो मकबरे थे उन पर जो है वो शाही घराना यानी सुल्तानों का अधिकार था, और जो चौकोर मकबरे थे वो अमीर लोगों ने, सामंतों ने, इन्होंने बनवाए थे। 8 पहलू मकबरे का प्रारंभ खाने जहां द्वारा तेलंगाना के मकबरे 1368 से 69 में हुआ था, और इस शैली का पूर्ण विकास शेरशाह के काल में, पठान काल में, मुगल काल के बीच में
हुआ था शेरशाह ने करवाया था, जिसने वापस अफगानी सत्ता को स्थापित करने की मुगल काल में कोशिश की थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो अकबर, अकबर से पहले हुमायूं को परास्त करने, शिकस्त करने का काम, वापस सल्तनत को स्थापित करने का एक प्रयत्न शेरशाह ने किया था, जिसने इस समय जो है वो 8 पहलू के मकबरे को अच्छी तरीके से राज्य में बनवाया था। इस प्रकार के मकबरे 2 शताब्दी तक, 200 साल तक बनते रहे। मुबारक शाह का मकबरा भी इसी 8 पहलू शैली का था। इसकी ऊंचाई 50 फुट है। सैयद मुबारक और सैयद मोहम्मद शाह के मकबरे भी इसी शैली पर निर्मित हैं। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी का मकबरा भी 8 पहलू शैली पर ही बनवाया था, जो आज भी अच्छी हालत में है। अब अलंकरण की ओर पुनः विशेष ध्यान दिया जाने लगा था, पर 8 पहलू पर आधारित मकबरे केवल शाही परिवार के सदस्यों तक ही सीमित थे। चौकोर मकबरे अमीर लोग बनवाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सैयद शासकों के समय चौकोर मकबरे अधिक बनने लगे थे, क्योंकि सल्तनत बहुत कमजोर हो गई थी। दिल्ली के समीप आज भी इस प्रकार के 7 मकबरे प्राप्त हैं, जिनके नाम व्यक्ति विशेष पर आधारित हैं, मतलब किन अमीरों के और किन अमीरों द्वारा बनवाए गए, ये दिल्ली में इन 7 मकबरों पर लिखित आज भी मौजूद है। उनमें बड़े खां के मकबरे का गुंबद अधिक उल्लेखनीय है। 16वीं शताब्दी 1517 के प्रारंभ में निर्मित सिकंदर लोदी के मकबरे की कला भी उल्लेखनीय है। सिकंदर लोदी का जो मकबरा था, जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, वो बड़ा उल्लेखनीय। उसके निर्माण में अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ। इसमें दोहरे गुंबदों का प्रयोग हुआ था। इसका मोहरा अत्यंत आकर्षक है। मस्जिद की गुंबद भी स्थापत्य की दृष्टि से अति मनोहर है। सिकंदर लोदी के इस मकबरे को देखकर यह कहा जा सकता है कि उस काल में स्थापत्य कला ने एक नवीन मोड़ ले लिया था, क्योंकि सिकंदर लोदी ने अच्छे फुटप्रिंट्स बनाए थे स्थापत्य कला की दृष्टि से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इसने आगरा नगर बसाया था, जो बाद में इब्राहिम लोदी के लिए सहायक सिद्ध हुआ था। चूंकि इब्राहिम लोदी अहंकारी और क्रूर शासक था, इसलिए वह उस बाबर के सामने जो वो चल न सका, मुगल वंश की नींव स्थापित हो गई। लेकिन सिकंदर लोदी ने प्रयत्न किया था कि उसका राज्य अच्छे से स्थापित हो। इसका एक नमूना उसके स्थापत्य कला के आगरा नगर के स्थापन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सैयद और लोदियों के समय क्या हुआ था, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। और सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या हुआ था, स्थापत्य कला का भी विकेंद्रीकरण हो गया, और अमीर लोगों ने अपने अपने स्थानों पर मकबरे, मकतब, मस्जिदें इत्यादि बनवाई। और इस काल में सुल्तानों के अलावा उनके अमीरों ने अनेक भवन अपने अपने स्थानों पर बनाए। राजनीतिक कठिनाइयों के कारण इब्राहिम लोदी भवन निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे सका। वो कमजोर शासक था, और इसी कारण से जो विदेशियों को आमंत्रित किया गया और उसका राज्य उखड़ गया। तो और उसके बाद में मुगल वंश की बाबर द्वारा नींव रख दी गई। ये जो मैंने सारे लेक्चर्स दिए वो आपको अभी लगातार जो दिए स्थापत्य कला, वास्तुकला के दिए, और अब सल्तनत कालीन वास्तुकला के दिए। अब आपको मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्योत्सना श्रीवास्तव।